तो थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, खास वक्ता हैं जो इस सेशन को लेंगे। मैं उनका इंट्रोडक्शन करूंगा और देन उसके बाद वो इस सेशन को शुरू करेंगे। हमारे साथ जो आज हमारा विषय है वो बच्चों के अधिकार पे बातचीत होगी। हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, कुछ बताएंगे भी, लेकिन उसके अलावा जो है आप लोगों से उस बारे में चर्चा भी करेंगे। तो इस विषय के को आज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर डी.एस. पुंडीर। डॉक्टर डी.एस. पुंडीर जो है देहरादून में बेस है, देहरादून में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत साल जो है पहाड़ों में काम किया है, यानी कि उत्तराखंड की पहाड़ों के गांवों में काम किया है और ख़ास तौर से बच्चों के साथ काम किया है। तो उनके काम करने का अनुभव शहरी भी है और ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ भी है, और कई सालों से काम कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि जब लोग बच्चों की ज़रूरतों की बात करते थे कि उसको खाना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए वगैरह वगैरह, जब ज़रूरतों की बात कर रहे थे, उसी समय जो है उस दौरान में एक जो ट्रांजिशन हुआ कि जरूरत तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के बहुत सारे अधिकार भी हैं, वो उनको हर हालत में मिलने चाहिए, है ना। तो वो जो अधिकारों की बात है वो उन्होंने उस दौरान किया, जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, जब शिफ्ट हो रहे थे लोग कि अधिकारों की बात नहीं, सिर्फ जरूरतों की बात ही ना हो, बल्कि उनके साथ साथ अधिकारों की भी बात होनी चाहिए। तो ये 1990 के आसपास से इन्होंने गाँव में काम करना शुरू किया। बहुत सारे गांवों में इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के समूह बनाए, और उन समूहों के जरिए जो है हर रेगुलर इंटरवल के बल में जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता था। इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है हिमालयन सोसाइटी फॉर अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हिमाद समिति बोलते हैं। तो हिमाद समिति इन्होंने बनाया, और हिमाद समिति आज भी जो है देहरादून और चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, आज भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये सिर्फ बच्चों की अलग अलग प्रकार के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। तो उनका बच्चों के मुद्दों से, बच्चों के अधिकारों के मुद्दों से एक बहुत गहरा संबंध है। बहुत समय से वो उस इशू पे काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि क्योंकि उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ काम करने का उनका इतना अनुभव है, तो हम चाहते हैं कि हमने सोचा कि हमारे इस ग्रुप को भी जो है उनके उस एक्सपीरियंस का, उन ज्ञान का थोड़ा अनुभव मिले। तो उनकी संस्थाओं ने तो काम किया ही है, लेकिन उन्होंने जो है इस देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बच्चों के अधिकारों पे काम करती हैं, जैसे क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू करके जो संस्थाएं है, उसके साथ काम किया है। यूनिसेफ जैसे जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, उनके साथ मिलकर भी बाल अधिकारों पे काम किया है। इसके अलावा उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका भी लिखी है बच्चों के अधिकारों पे। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बच्चों के साथ मिल करके, उनके साथ मिल करके क्रिएटिव बहुत सारे काम किए हैं। तो उस काम का अनुभव का आज हम थोड़ा लाभ लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा और आपका टाइम ना ले करके मैं पुंडीर जी से कहूँगा कि वो इस सेशन को शुरू करें। तो सर, और एक और इंट्रोडक्शन है कि पुंडीर जी जो है एक चाइल्ड राइट के एक फैसिलिटेटर है। उन्होंने बहुत लंबा काम किया, लेकिन वो मेरे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मेरे गुरु भी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि समाज को किस तरह से समझना है, उसके किस तरह के इश्यूज होते हैं, उनको किस तरह से उनके साथ एड्रेस करना चाहिए। तो ये मेरे पहले बॉस हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो इसलिए भी मेरा अलग से उनका सम्मान है। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। आशा है कि आज बच्चों को अच्छा लगेगा आपके साथ इंटरेक्ट करने से। तो आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं, बीच बीच में आप जिसको बोलेंगे, आप सभी बच्चे म्यूट पे हैं, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करना चाहेंगे हम उसको, हमारे साथ अरुण जो है, अरुण वो है, उनको आप उनका नाम लेंगे तो अरुण उनको अनम्यूट कर देगा, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, आप फ्लोर इज योर्स। ओके, नमस्कार, थैंक यू जीत। अरुण जी, आपका स्वागत है।
आशा है कि हम सभी लोग खुश हैं कि हम बच्चों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं बहुत दिनों से एक बच्चा होने की फीलिंग महसूस नहीं कर रहा था, पर आज मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं फिर से शायद वो कर पाऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को समृद्ध होते, आगे बढ़ते, सक्षम होते और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हुए देखना चाहता है। लेकिन जब हम अपने समाज की विविधताओं को देखते हैं और उसमें अलग अलग परिस्थितियों में रह रहे बच्चों और लोगों को देखते हैं, तो अभी भी बहुत सारी समस्याएं समुदाय के स्तर पे, समाज के स्तर पे, सरकारों के स्तर पर हमारे देश में नजर आती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में एनरोलमेंट तो लेते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कूड़े के ढेर या किसी ऐसी दुर्लभ जगह पैदा होते हैं, फिर उसी में अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं और एक तरह से वो जीवन के और पक्षों को नहीं देख पाते। बहुत सारे लोग प्राकृतिक और मानवकृत अनेक गतिविधियों के कारण बच्चे विकलांग हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, या वो डिफरेंटली एबल हो जाते हैं, भिन्न प्रकार के योग्य हो जाते हैं। तो हम अब अगर अभी देखें तो हमारे समाज में समुदाय के निर्माण में बच्चों का भी योगदान हो सकता है। ये प्रश्न बड़ा अनुत्तरित है। अनुत्तरित से मतलब मेरा ये है कि आप अगर कहेंगे कि हमारे समाज के विकास में, हमारे समाज के निर्माण में, हमारे देश के निर्माण में क्या बच्चों का योगदान हो सकता है, तो इजीली सही तरीके से इसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं बच्चे क्या करेंगे, बच्चों का तो काम खेलना है, या फिर वो बड़ों के बीच में क्या कह सकते हैं। इस तरह की धारणाएं मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत प्रचंड रूप से है, लेकिन अभी भी लोगों के मनोमस्तिष्क में बच्चों को अलग तरीके से देखने का एक रिवाज सा है, एक प्रचलन सा है। और इन सब के चलते हुए हम चाहते न चाहते हुए भी बच्चों की अपेक्षाएं, बच्चों के सपने, बच्चों की आवश्यकताओं को कई बार दरकिनार कर देते हैं। और इसलिए एक जरूरत पड़ी कि बच्चों के अधिकारों के बारे में दुनिया भर के देशों ने कुछ सोचा। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सारी पृष्ठभूमि में, इस सारे भूमिका में अगर बच्चे और अधिकारों की बात हो रही है, तो पहली बात तो ये है कि हम बच्चा किसे कहेंगे। क्या जितने लोग हम भाग ले रहे हैं उनमें से कोई बता सकते हैं कि किसको कहेंगे बच्चा? सर मैं बताऊं? बताइए बेटा। जी जी सर, आज की खेल में बच्चे उसको कह सकते हैं, जैसे हम भी एक तरह से बच्चे ही हैं। माता पिता तो हमसे बड़े होते हैं, लेकिन सर बच्चे ऐसे कह सकते हैं जो ज्यादा खेलता हो, ज्यादा खिलौने में ध्यान देता हो। ओके, तो ये जो ज्यादा खेलना और ज्यादा खिलौनों पे ध्यान देना किस उम्र तक होता है? सर ये होता है ज्यादातर तो 5 ईयर ओल्ड, और वरना सर अभी भी मैं भी लॉकडाउन में गुड़िया से खेली हूँ, टाइम पास किया है। क्या बात, बहुत बढ़िया किया बेटा आपने। तो एक्चुअली बच्चे को हम बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यानी बच्चे अगर कहेंगे कि बच्चा किसको कहते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बच्चे को डिफाइन कर सकते हैं, बच्चे के बारे में बता सकते हैं। तो लेकिन अगर हम बहुत सारी चीजों को जोड़ेंगे केवल बच्चा समझने के लिए, तो वो आगे जाकर के दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए बच्चे को माना गया है हमारे देश में पैदा होने से और 14 वर्ष तक, और दुनिया के स्तर पर अब एक जैसी
परिभाषा हो गई कि 18 वर्ष की उम्र से कम के सारे लोग बच्चे होंगे। तो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो सभी लोग 18 इयर्स के नीचे वाले होंगे, 18 ईयर तक, 18 साल तक के बच्चों के बारे में बात करेंगे। और हमने जैसे शुरू में कहा था कि बच्चे बहुत प्रकार से प्रभावित हैं, अलग अलग तरीके से। कोई गरीबी में पैदा हुआ है, कोई अभाव में पैदा हुआ है, किसी को अगर दुख बीमारी है तो उसका इलाज नहीं हो पाता है, अगर खाने पोषण की आवश्यकता है तो पोषण नहीं मिलता है। बहुत सारी परिस्थितियों में बच्चे रह रहे हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की गई। और ये मेनली 4 अधिकार हैं बच्चों के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने घोषणा पत्र में, अपने चार्टर में उद्धृत किए हैं, घोषित किए हैं। ऐसे 4 अधिकारों के बारे में मैं ब्रीफली आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बच्चों के अधिकारों को डिफाइन करने या बच्चों को अधिकार दिलाने या बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए भी सैकड़ों वर्षों का संघर्ष रहा है। और सैकड़ों वर्षों के बाद जो हम आज कह सकते हैं कि बच्चों के ये 4 प्रमुख अधिकार हैं, वहां हम पहुंचे। मैं ब्रीफली आपको थोड़ा बता देता हूं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा पारित की गई और उसमें बाल अधिकारों का भी जिक्र था। लेकिन चूंकि बाल अधिकारों की आवश्यकता को ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए ये महसूस किया गया कि बच्चों के अधिकारों के बारे में एक अलग से दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संघ में आए। और फिर 1959 में 1959 में बाल अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र सभा में पारित हुआ। और उसके बाद 1978 में 1978 में पोलैंड द्वारा मानव अधिकार आयोग को बाल अधिकारों का एक समझौता, एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। और 1979 में 89 में, एक साल बाद, जिसको 1979 को 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में भी मनाया गया। और उस दौरान ये जो रिकमेंडेशंस पहले की आई थी, जो प्रस्ताव पहले पास किए गए थे, उस पर एक कार्यदल बनाया गया। और लगातार 10 सालों तक से काम करने के बाद 20 नवंबर 1989 को एक संशोधित प्रारूप जो बाल अधिकारों का था, वो संयुक्त राष्ट्र की सभा में पारित किया गया। और 1990 आते आते यह समझौता पूरी दुनिया में लागू किया गया। 1990 में ये जो बाल अधिकारों का समझौता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये लागू किया गया। और हमारे देश में 1993-94 में इसको लागू किया गया। अब आप लगा सकते हैं कि 1948 से लेकर के और 1990 तक इतने वर्षों में बच्चों के अधिकारों के बारे में चिंतन किया गया और फिर उन अधिकारों को यहाँ डिफाइन किया गया, जिसको मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि वो किस किस तरीके से हैं, जो जरूरी है किसी जीवन के लिए, जो जरूरी है किसी व्यक्ति या समाज के विकास के लिए। और बिना उसके आप बहुत सारे कष्टों में उलझ सकते हैं। तो इसीलिए उसको अधिकार कहते हैं कि हाँ, आप उसे कर सकते हैं कानूनी रूप से, जिसको करने के लिए कोई आपको मना नहीं कर सकता। वही आपका अधिकार है, वही हमारा अधिकार है, वो अधिकार कहे।
तो ये बच्चे जो 18 साल तक के हैं, इनके अधिकारों के बारे में एक लंबी प्रक्रिया के बाद 1990 में बाल अधिकारों के लिए एक समझौता लागू हुआ और हमारे देश में भी 93-94 आने तक ये समझौता लागू हो गया था। और इस समझौते में 200 से अधिक देशों ने उस समय हस्ताक्षर कर दिए थे। आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित ये बच्चों के अधिकार का समझौता एक कानूनी दस्तावेज हो गया है और अब कोई भी देश इस समझौते से मुकर नहीं सकता है, यानी इस समझौते को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। और हर एक देश जिसने बाल अधिकारों के इस समझौते पर साइन किए हैं, वो देश इसको लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। तो बच्चों, थोड़ा बड़े बड़े शब्द तो हो रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आज के दिन आपके पास जो 4 मुख्य अधिकार हैं, वो अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं, यानी उसका अगर उल्लंघन होता है, अगर आप उस चीज से वंचित होते हैं, तो आप कानूनी लड़ाई लड़ने के हकदार हैं। कोई आपको इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। अब मैं आपको वो 4 अधिकार बताने जा रहा हूं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित किए हैं बाल अधिकार समझौते या घोषणा पत्र के रूप में। तो पहला अधिकार जो बताया गया है वो है उत्तरजीविता का, या जीवित रहने का, या जीवित जीने का। हम 2-3 तरीके से इसे कहते हैं। मुख्य रूप से ये है उत्तरजीविता का अधिकार, सर्वाइवल, सर्वाइवल, राइट ऑफ सर्वाइवल। तो जीवित रहने का, जिंदा रहने का उत्तरजीविता का अधिकार है बच्चों को। आप कहेंगे ये इससे क्या आशय है? इससे आशय ये है कि आपने सुना होगा कभी कभी घर में या अखबारों में न्यूज़ आई होगी, या फिर आपको दोस्तों ने किसी जरिए आपको कभी कभी ऐसी घटना पता चलती होगी कि बच्चों को गर्भ में ही, यानी माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। खास करके फीमेल बच्चों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं प्रकाश में कि उनको पैदा नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि वंश चलाने के लिए एक बच्चा होना जरूरी है, यानी लड़का होना जरूरी है। इसलिए कई बार ऐसा सुना होगा आपने, कई बार ऐसे केस भी हो जाते हैं कि रहन सहन अच्छा नहीं था, माँ को उचित पोषाहार या उचित देखभाल नहीं मिली, आश्रय नहीं था, पोषण नहीं मिला, और उनकी चिकित्सा का ध्यान नहीं रखा गया। यानी आप ये भी जानते हैं कि माँ को प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय देख रेख की जरूरत होती है, और उन्हें टीका किया जाता है। अगर ये टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, अगर माँ को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, अगर उनकी देखभाल और आराम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और अगर जहाँ वो रह रही हैं वहाँ की स्थितियाँ रहने योग्य नहीं हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और ऐसे में बच्चा सही तरीके से जीवित पैदा हो, इस पर प्रश्न हो जाते हैं। तो पहला अधिकार ये है कि हर सरकार, हर माँ बाप, हर समुदाय कोशिश करे कि एक गर्भवती के लिए अच्छा रहन सहन का उचित स्तर मिले, आश्रय मिले, पोषण मिले, और उसकी उचित चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटी उसको मिले, ताकि बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो सके। तो ये जीने के अधिकार में इतनी बात गिनाई गई है, और ये केवल कानूनी अधिकार के अलावा एक सामाजिक दायित्व भी है, जिसको हम सबको देखना पड़ेगा कि बच्चे के पैदा होने में जितनी भी दिक्कतें हैं, या उसको जीवित पैदा होने में जितनी भी दिक्कतें हैं, वो
अलग अलग स्तरों पे, यानी सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, परिवार के स्तर पे और मित्रता के स्तर पे देखना, उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होगा। मुझे आशा है कि सब बच्चे शायद इस ओर ध्यान देंगे कि क्या बच्चे ठीक से जीवित पैदा हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन रही, अगर नहीं बन रही तो उसमें बच्चे भी इसके लिए काम कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार जो मैं आपको कहने जा रहा हूं और जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में शामिल है, वो है विकास का अधिकार। एक बच्चा पैदा होगा तो धीरे धीरे विकसित होगा, और विकसित होने के लिए अगेन उसको दोबारा से उसको पौष्टिक आहार की जरूरत है, उसको खेल करने की आवश्यकता है, उसको मनोरंजन और सूचना पाने का अधिकार है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है विकास में, वो है शिक्षा। यानी पढ़ाई लिखाई हर बच्चे का अधिकार है, क्योंकि इससे उसके व्यक्तित्व में विकास होगा और वो एक समग्र नागरिक के रूप में आगे विकसित होगा। तो शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन, खेल, सूचना पाने का, ये सब विकास में शामिल है। अगर आप इसे थोड़ा ऐसे साधारण तरीके से देखें तो एक बच्चे को अगर खेल करने का पूरा मौका मिलता है, एक बच्चे को अगर पोषण सही तरीके से मिलता है, एक बच्चा अपना स्वयं और समाज के स्तर पे अच्छा मनोरंजन करता है, और एक बच्चा अगर उसको सूचनाएं सही तरीके से मिल रही हैं जो वो चाह रहा, जैसे कि आप सबके दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कई बार, पर किससे पूछें, प्रश्न सही है कि गलत है, ये भी एक शंका रहती है दिमाग में। तो बहुत सारे बच्चे प्रश्न को पूछ नहीं पाते हैं और उसका उत्तर कोई दे नहीं पाता है। खास करके सेक्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो इस चीज को हर एक जगह इग्नोर किया जाता है, नकार दिया जाता है कि बहुत ज्यादा बातचीत उस बारे में, जैसे आपके हार्मोन्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, दाढ़ी क्यों आ रही है या दाढ़ी नहीं आ रही है, या पिंपल्स क्यों आ गए हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं उसका सही सही उत्तर मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो यानी आपको अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, आपको सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि बच्चे का विकास स्वस्थ तरीके से नहीं हो रहा है। और आगे अगर हम शिक्षा की बात करेंगे, जो फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, अगर ये शिक्षा हर एक बच्चे तक उपलब्ध नहीं है, यानी कहीं पे स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था है तो पानी पीने का नहीं है, पानी पीने का है तो शौचालय नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन है तो बच्चा एक अच्छे माहौल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है। और जहां पर अगर अच्छे माहौल में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पे बच्चों के विकास में शिक्षा एक बहुत अच्छे तरीके से सहायक हो रही है। तो दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार था विकास का, उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण है, और ये सरकारों का, समाज का, परिवार का, हम सबका दायित्व है कि हम बच्चे की शिक्षा और उसको सूचना और मनोरंजन की ओर ध्यान देंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के चार्टर में, समझौते में उद्धृत किया गया है, और वो है संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार यानी प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन, किसका संरक्षण? तो ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार की अक्षमता, शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा से ग्रसित हों, यानी वो शारीरिक मानसिक रूप से डिफरेंटली एबल हैं, अलग तरीके से योग्य हैं, ऐसे बच्चे जो मजदूरी या किसी काम में या फिर कहीं पे शोषित हो रहे हैं, वो बच्चे जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और जो बच्चे नेग्लेक्टेड हैं, जिनकी उपेक्षा की जा रही है, ऐसे बच्चों को संरक्षण की जरूरत है। इसमें बाल मजदूरी को भी गिनाया गया है कि अगर बच्चे कम उम्र में अपने भरण पोषण के लिए, परिवार
की व्यवस्था के लिए मजदूरी करते हैं, और वो भी ऐसी जगह जो बहुत खतरनाक है, जहाँ जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ प्रदूषण है, जहाँ उसके ग्रोथ, उसके विकास में बहुत सारी बाधाएं हैं। ऐसी जगह पे बाल मजदूरी से भी बच्चों के संरक्षण की आवश्यकता है। नशीले पदार्थ हैं, बहुत सारे बच्चे किन्हीं कारणों से अलग अलग परिस्थितियों में नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, और या तो उन पे दबाव डाला जाता है कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करें, और आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों को इस तरह से भिक्षावृत्ति, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती यानी ये भीख मांगने में के लिए दबाव डाला जाता है, तैयार किया जाता है। ऐसे बच्चे भी, ऐसे बहुत सारे केस सुनने को भी मिलते हैं कि जिनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, यौन उत्पीड़न होता है। ये सारे मुद्दे संरक्षण के अंदर के अधिकार में गिनाए गए हैं। ऐसे बच्चे जो शारीरिक मानसिक रूप से भिन्न प्रकार से योग्य हैं, डिफरेंटली एबल हैं, ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार से शोषित हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, ऐसे बच्चे जो उत्पीड़ित हैं, जिनकी प्रताड़ना की जा रही है, ऐसे बच्चे जो जिनके माँ बाप नहीं हैं या समाज में, परिवार में उनकी उपेक्षा की जा रही है, ऐसे बच्चे जो बाल मजदूरी में संलग्न हैं, ऐसे बच्चे जिनको नशीले पदार्थों के सेवन के लिए दबाव डाला गया है, ऐसे बच्चे जो यौन उत्पीड़न के शिकार हैं, इन सभी को, और जो नहीं भी हैं, जो बच्चे नहीं भी हैं, उन बच्चों को इस दिशा में जाने से रोकना है, उनका संरक्षण करना है, उनका प्रोटेक्शन करना है। ये जिम्मेदारी भी हमारे सरकारों की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की है। लेकिन ये कानूनी रूप से आज मान्य है कि इस तरह के कामों में बच्चों को न लगाया जाए, और जो इस तरह के बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनको सभी प्रकार से संरक्षण दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। और बच्चों, ये अगर आपने पहले के 3 अधिकारों के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ सुना है, तो अगला और महत्वपूर्ण अधिकार जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, वो अधिकार है भागीदारी का अधिकार, पार्टिसिपेशन का अधिकार। आप देखते होंगे जब कभी बड़े किसी चौक में, आंगन में, या फिर किसी सभागार में कोई महत्वपूर्ण बात समाज के बारे में, सरकार के बारे में, शिक्षा के बारे में, या पर्यावरण के बारे में होती है, जैसे कि अभी ये जो बरसात का मौसम है, इसमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधरोपण का काम होता है बड़े पैमाने पर, पूरे भारत में और दुनिया में भी। अब लेकिन बच्चे पर्यावरण को बहुत नजदीक से कैसे समझें, कैसे जानें, तो इसके लिए उनका उस पूरी प्लानिंग में, उस कार्य योजना में शामिल होना जरूरी है, जिसको भागीदारी कहते हैं। जैसे कि पौधे कहाँ पे लगाने हैं, अब ये कौन तय करेगा? ये बड़े तय कर रहे हैं, टीचर तय कर रहे हैं, या कोई और तय कर रहा है? तो इसको हम संपूर्ण भागीदारी नहीं कह सकते हैं। जब बच्चे खुद प्लानिंग करते हैं कि उनको पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, फूल लगाने हैं, कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ से पौधे मिलेंगे, कितने बच्चे उसमें शामिल होंगे, कोई गेस्ट होगा हमारे बीच या नहीं होगा, अगर गेस्ट होगा तो वो कौन, किसको बुलाएंगे, किसकी जिम्मेदारी होगी। जब बच्चे अपने लिए ये सारी प्लानिंग करते हैं, ये सारी योजना बनाते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि बच्चे भागीदार हैं कार्य योजना में या अपने समाज के निर्माण में। पर प्रायः आप देखते होंगे कि अक्सर ये होता है कि डिसीजन बड़े लोग लेते हैं और वो फिर बच्चों से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो जहां पर ये कहा गया है कि ये सही पद्धति नहीं है। सही पद्धति ये है कि बच्चे समाज के विकास में पूर्ण रूप से भागीदार हों। अगर हम कहते हैं कि बच्चों को संरक्षण मिलना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए, बच्चे जीवित पैदा होने चाहिए, सही उत्तरजीविता उनकी होनी चाहिए, तो इसमें बच्चों की भी भागीदारी
होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि देश का पर्यावरण, दुनिया का पर्यावरण बिगड़ रहा है, हमको वायु स्वच्छ रखनी है, पानी को प्रदूषित होने से बचाना है, जंगल लगाने हैं, ऑक्सीजन बढ़ानी है, तो इसमें भी बच्चों की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। और इस अधिकार में जो मैं अभी कह रहा हूं कि बच्चों को भागीदारी का अधिकार, पार्टिसिपेशन का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में गिनाया गया है। इसके अंतर्गत जो खास बात है, एक तो बच्चे को अपना मत, उसका विचार क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये मत देने का, मत बोलने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बच्चा कुछ कह रहा है तो उसको वो बोलने का अधिकार है। अपने जीवन से संबंधित मामलों में अपने विचार रखने की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए कि वो रखे। वो कह सकता है कि नहीं, मैं शर्ट जो हूँ, अगर आप खरीद रहे हैं तो मैं ब्लैक नहीं व्हाइट पहनूंगा, या व्हाइट नहीं ग्रीन पहनूंगा, या येलो पहनूंगा, या कौन सा कलर उसे पसंद है, वो अपनी राय रख सकता है। मैं सामान्य सा एग्जाम्पल देके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भागीदारी है उसमें बच्चे को अपना मत रखने का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने जीवन से संबंधित फैसले लेने की स्वतंत्रता है। कई बार बच्चे कह सकते हैं कि नहीं, उसको साइंस बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कॉमर्स में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये कम से कम ये बात जो वो अपने मस्तिष्क में सोचता है, ये बात वो बता सके, ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अगली जो बात इसमें है खास महत्वपूर्ण, कि वो संगठन बना सकते हैं और संगठनों में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन के टाइम में जीत जी जो कह रहे थे कि हम लोगों ने बहुत सारे बाल संगठन बनाए, तो वो इसी अधिकार की अभिव्यक्ति के लिए बनाए हैं। और आज भी हजारों हजार बाल संगठन भारत में बने हुए हैं अलग अलग जगह पे। जो बाल संगठन अपने तरीके से अनेक गतिविधियों को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधरोपण, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। और अगर उसकी कार्य योजना बच्चे खुद बनाते हैं और खुद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये एक सच्ची भागीदारी होगी बच्चों की देश निर्माण में। तो बच्चों, ये चार जो हैं, एक्चुअली इन पूरे अधिकारों को ढंग से समझने के लिए हमको बहुत सारे खेल करने पड़ेंगे आपस में। तो कभी ऐसा मौका लगा कि आप सबसे किसी चौपाल में मिलेंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से हम लोग फेस टू फेस मिलने में बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं और कहीं पे गैदर नहीं हो सकते हैं। पर अगर ऐसा मौका मिलता है आगे, तो हम लोग इन सारे मुद्दों पे, क्योंकि ये बहुत गंभीर और देश के भविष्य के मुद्दे हैं एक्चुअली। ये कई बार तो हमारे देश में बच्चे को भगवान कहा जाता है, और अगर वास्तव में देश को एक समृद्ध रास्ते पे ले जाना है, तो बच्चों के इन मुद्दों के बारे में बच्चे को भगवान मान के बाल अधिकारों के मंदिर की बनाने की भी जरूरत है। और चूंकि ये एक व्यवहारिक चीज होगी जिससे बच्चे अपने जीवन का विकास कर पाएंगे और बड़े लोग समझ पाएंगे कि उनको बच्चों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित करना है। तो मैं अभी ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मौका मिला कि मैं इंटरेक्ट कर पाया आप लोगों से। सो मिलते हैं। जी जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू आप टाइम निकालने के लिए और ये बातचीत रखने के लिए। बच्चों को जरूर कुछ नई चीज़ें मिली होंगी। हम कह नहीं सकते हैं कि इस एक आधे घंटे की सेशन में जो है सब कुछ पता चल जाए, लेकिन कुछ नया मिलता है तो बच्चे जो है उसको फिर इंक्वायरी करते हैं, इधर उधर पूछते हैं, देखते हैं, और उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली सेशन।
hope will continue this engagement further. और फ्यूचर में भी हम कुछ कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे चाइल्ड राइट के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे साथ बने रहेंगे सर. Thank you very much, and thank you Arun and Geeta, Ankush, thank you very much for organizing this.